राधे राधे। तो आज हम अपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो पीछे कॉन्सेप्ट्स करवाए थे, आई होप कि वो सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो इन्हें अब प्रैक्टिकली एक बार अप्लाई कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इसके 12 ही हैं, सारे नहीं करेंगे बट जो इंपॉर्टेंट लगेगा, नए पॉइंट्स जिसमें होंगे वो नए पॉइंट्स बता दूंगी। साथ में एक बार सारे क्वेश्चन रीड आउट जरूर कर लेंगे, ओके। तो हमारे पास है अनलिमिटेड इशू 10,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी इशू 5% के ऊपर किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया है, एंड रिडीमेबल ऑन 31 March 2021। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड टूवर्ड्स डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन 30 April 2020। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो हम अपनी जर्नल एंट्री पास आउट करना स्टार्ट करते हैं। इशू से रिलेटेड भी करनी है, तो पहले इशू से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी पहली एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी इसकी एंट्री हम अमाउंट नहीं डालेंगे, पहले सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री हमारे पास आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 5%, यानी ₹5 का 5 × 10,000 50,000, और बाकी जो हमारी फेस वैल्यू कितनी की है? 10,000 की 10,000 × 100 10 लाख। तो ये कितना आ जाएगा? 105,000, यानी 10,50,000। 10,50,000 आ गया, ठीक है। हमारी इशू की एंट्री खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? अपना DRR क्रिएट करेंगे। DRR हमारा कहाँ से हम क्रिएट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ओके। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, ओके। कितना आएगा? जो फेस वैल्यू वो हमारी 10 लाख है, उसके ऊपर हमारा 10% DRR क्रिएट होगा। हमेशा याद रखना, जो आपकी फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर आपका DRR क्रिएट होता है, कभी भी प्रीमियम डिस्काउंट इन सब के ऊपर क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ एंट्री हमारे पास क्या आएगी? हम अपनी क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15% कितना आ जाएगा? 1,50,000, ओके। अब फिफ्थ एंट्री हमारे पास क्या आएगी? जब हमने अपना DRI क्रिएट कर दिया, ठीक है। DRI क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको इन कैश करवा देंगे, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में हमें कुछ भी बोला नहीं हुआ, तो हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। इंटरेस्ट की एंट्री भी नहीं पाएंगे। अगर हमें स्पेशली बोला हुआ है इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी, तो हम इंटरेस्ट की एंट्री डालेंगे, अदरवाइज आप उसे स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, उसकी एंट्री नहीं डाल रहे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको इन कैश करवा देंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया? जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी हमने उसे इन कैश कर लिया, 1,50,000 1,50,000, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हमारी सिक्स्थ एंट्री कब आएगी? क्या आएगी मतलब? सिक्स्थ एंट्री हमारे पास आएगी
कि हमने डिबेंचर होल्डर को जो पैसे पे करने हैं पहले हम उसे ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको पे कर देंगे। ओके, उसके बाद हम डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना आएगा, 10 लाख। क्योंकि देखो आपको क्या चीज नहीं बोली हुई है, जो चीज आपको नहीं बोली वो ये कि आपने रिडीम पार पे किया है या प्रीमियम पे किया है। तो अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप उसे पार पे ही कंसीडर करोगे। तो पार पे कितनी पार वैल्यू उसकी 10 लाख की है, ठीक है। तो हमने 10 लाख पे उसे क्या करा, रिडीम किया। अब हम उसको एक्चुअल रिडीम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम अपने डीआरआर को जनरल रिजर्व में डाल देंगे। इन सब की नरेशन तुम लिख सकते हो, इतना तो मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ, है ना। जब आप अपनी इलस्ट्रेशन रिवाइज करोगे तो उसके अंदर नरेशंस दी होंगी, साथ साथ वो रिवाइज कर लेना, तो यहाँ से भी आपकी नरेशन रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर के बाद हम कौन से चैप्टर करेंगे, एनपीओ, ठीक है। कैश फ्लो भी करवाऊंगी और पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन चैप्टर करवाऊंगी, बट इसके बाद हम पहले एनपीओ अपना करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, पीवाईक्यू नहीं है, पी क्यू लिमिटेड issued rupees 10 lakh 8% debentures of rupees 100 each on 1st April 2020 2018 at a premium of 5%, redeemable at a premium of 10%, ठीक है। तो इस पे इशू भी प्रीमियम पे किया और रिडीम भी प्रीमियम पे किया है, ठीक है। On 31st March 2021, assume the required investment was made in 8% government securities on 30th April of financial year in which redemption is due. Debentures were redeemed on the due date. इशू और रिडम्पशन दोनों की एंट्री जाएगी इसमें। तो चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। आ जाओ। तो इसके अंदर हम सबसे पहले किसकी डालेंगे, इशू की डालेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम डेट के साथ करेंगे, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बिना डेट के किया था, ये वाला डेट के साथ करेंगे। ओके, 2018 से लेकर 2021 तक का मेरे पास डाटा है। आप लोगों की बुक के अंदर अलग होगा क्योंकि मेरी बुक पुरानी है, इसलिए इसके अंदर अलग डाटा है। ठीक है, मेरे पास तो ये फाइनेंशियल ईयर्स हैं 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 3 साल का। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब आपने इशू किया वो डाल दो। मेरे पास 2018 तो मैंने वो डाल दी, उसके साथ 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और फिर आएगी वापस से 1/4, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू
ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स है? 8%, है ना। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 8% डिबेंचर अकाउंट टू, कितना आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब देखो 5% प्रीमियम है और 10% क्या है हमारा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो जो 5% का प्रीमियम है उसका 50,000 हम यहाँ लिख देंगे, जो लॉस हुआ है हमारा 1,00,000 का वो हम यहाँ लिख देंगे और साथ में यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, बाकी जो हमारी 10,00,000 की फेस वैल्यू है उसको हम इधर लिखेंगे और बाकी ये दोनों मिला के 10,50,000 इधर आ जाएंगे और सेम यहाँ पे आ जाएंगे 10,50,000। ठीक है, ये होगी आपकी पहली 2 एंट्रीज। इसके बाद आप क्या करोगे? जिस साल आपने रिडीम करना उसके पिछले साल आप क्या करते हो? अपना डीआरआर क्रिएट करते हो। ओके, जिस साल रिडीम करना उसके पिछले साल आप डीआरआर और डीआरआई क्रिएट करते हो। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? 2020, मेरे पास 2021 पे रिडीम करना तो 2020 में लूंगी। उसमें 31 मार्च को सबसे पहले जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसको राइट ऑफ कर दूंगी। ओके, किससे राइट ऑफ करूंगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, कितना कितना आएगा? 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अपना डीआरआर क्रिएट करेंगे 31 मार्च को। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? हमारी फेस वैल्यू कितनी थी? 10,00,000 की, उसके ऊपर 10% हम कितना बनाएंगे? 1,00,000। ठीक है, अब हम अपनी डीआरआई क्रिएट करेंगे। जब हम डीआरआर क्रिएट करते हैं उसके 1 महीने बाद हमारी डीआरआई होती है क्रिएट। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 1,50,000। 10,00,000 का 15%, 1,50,000। अब हम लेके आएंगे 2021 में। 2021 में 31 मार्च को हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी डीआरआई को इन कैश करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। अच्छा, एक चीज और, आपके पास जो इंटरेस्ट है वो भी रिसीव होगा क्योंकि आपने 8% जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया है उससे आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब वो कब आएगा? आपको 30 अप्रैल को आएगा, जब आप उसको रिडीम करोगे उसी साल के 30 अप्रैल को। ठीक है, अब एक चीज देखना, अपने दिमाग में याद रखना कि आपको ये चीज बोला गया है कि आपने इन्वेस्ट किया है 30 अप्रैल को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेशली डेट दी हुई है डीआरआई आपने कब क्रिएट किया, इन्वेस्ट कब किया है, वो है 30 अप्रैल को। अब बच्चे बोलेंगे कि हमने रिडीम तो 2021 में किया, तो हमने यहाँ पे 2020 में क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो 2021 का है वो सिर्फ 31 मार्च तक है और उसने बोला 30 अप्रैल को किया है। तो जो 30 अप्रैल है हमारा एक्चुअल में फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक का हुआ? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ 1 अप्रैल 2019 से लेके 2020 से लेके
31 मार्च 2021 तक। अगर हम देखें कि 2021 हमारा फाइनेंशियल ईयर है एक तरह से, तो हमें यहाँ पे 2021 के अंदर डीआरआई को क्रिएट करना चाहिए था 30 अप्रैल 2021 को, लेकिन हमारा जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 31 मार्च को ही हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया और रिडीम हमने 2021 इस तारीख को किया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हमारा जो रिडीम ईयर है वो बनता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। तो हमारे पास इस बीच अप्रैल 30 आता है 2020 में, तो हम 2020 को ही अपना डीआरआई क्रिएट करेंगे। ठीक है, इट मीन्स हमने एक चीज़ देखनी है कि फाइनेंशियल ईयर पहले लिखोगे, उसके बाद ये देखोगे कि जिस साल में हम रिडीम कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर कौन सा और उसके उस फाइनेंशियल ईयर में वो डेट पहले आ रही है या बाद में आ रही है। जब आएगी तब लिख देंगे। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना डीआरआई क्रिएट कर दिया। अब इसके ऊपर स्पेशली 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला गया है, अलग से बताया गया है कि 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, तो हमें इंटरेस्ट भी इस पे रिसीव हुआ होगा। तो हम इंटरेस्ट भी क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे। वो हम कैसे लगाएंगे, 11 महीनों के लिए लगाएंगे। ठीक है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, हम इसको कितने महीनों के लिए लगाएंगे, 11 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1,50,000 की। 8% उसके ऊपर वो है और कितने, 11 महीने के लिए हमें वो चाहिए। ठीक है, कितना आएगा, 11,000। अब 11 महीने क्यों, क्योंकि 30 अप्रैल को किया है ना, तो अप्रैल तो चला गया, बाकी के जो 12 में से एक महीना गया तो बच गए 11, इसलिए 11 महीने के लिए लगाया। ओके, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 11,000, साथ में आ गया 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट और इन दोनों को कर दो प्लस, कितना आ जाएगा, 161,000। ठीक है, टोटल हमें कितना मनी रिसीव हुआ, इतना रिसीव हुआ, अब वो हमने बता दिया। अब चलो नेक्स्ट एंट्री पे। अब इस एंट्री के वो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलेंगे कि हमने ऊपर जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखा था उसे हमने राइट ऑफ क्यों नहीं किया, क्योंकि वो राइट ऑफ नहीं होगा। वो हम किसको पे करेंगे, वो हम डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। जब डिवेंचर होल्डर को उसे पे करेंगे तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, उसे राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये भी हम कब लिखेंगे अपना, 31 मार्च को। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, 1 लाख तो हमारे इसमें थे। ओके, और बाकी हमारे डिवेंचर्स कितने के थे, 10 लाख के थे। प्रीमियम के ऊपर रिडीम करें, यानी कि वो डिवेंचर्स पे एक्स्ट्रा पैसे पे करेगा, किसको, डिवेंचर होल्डर को। तो इसलिए हमने जब ड्यू की एंट्री डाली तो हमने प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी डेबिट किए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल 11 लाख। ठीक है, टोटल 11 लाख रुपए उसे किसको पे करने हैं, डिवेंचर होल्डर को पे करने हैं। तो हम डिवेंचर होल्डर को पे करें पैसे अपने। तो जब हम डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना, 11 लाख। इसके बाद आते हैं हमारे पास कि हम अपने डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। तो ये आएगा हमारे पास जीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। एक चीज़ याद रखना, आपकी बुक्स के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होगी आपको। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैंने कराया है वैसे वैसे ही करोगे। ठीक है, अच्छा एक और एंट्री आएगी इसके अंदर, इंटरेस्ट रिसीव्ड की। जैसे हम लॉस राइट ऑफ करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हम राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट उसको एक्चुअली में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 11,000। इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अच्छा मैं क्या बताने लगी थी, एक तो जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया 11 मंथ्स के लिए उसे आप वर्किंग नोट्स में दिखाओगे। ठीक है,
और दूसरा ये कि आपकी बुक्स के अंदर जो एंट्रीज दी हुई हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग तरीके से दिए हैं, कभी कुछ आगे दिया कभी कुछ आगे दिया है। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इशू की एंट्री डालोगे, इशू की एंट्री डाल के सबसे पहले आप डीआरआर क्रिएट करोगे, फिर डीआरआई क्रिएट करोगे। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट के लिए बोला गया है आप इंटरेस्ट ड्यू कर सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू करना आपकी अपनी मर्जी है, कर दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू कर देना। उसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट है उसे इनकैश करना है, साथ में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट को भी इनकैश कर लेना, ठीक है। इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपको हर साल मिल रहा है या फिर आपको सिर्फ उसी साल मिल रहा है जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट मतलब जिस साल आपने रिडीम किया था, सिर्फ आपको डायरेक्ट उसी साल मिल रहा है तो आप उसी हिसाब से करोगे। अगर आपको हर साल मिल रहा है तो आपको हर साल की अलग एंट्री डालनी पड़ेगी, ड्यू भी अलग करोगे और रिसीव भी अलग से करोगे। और अगर आपको एक साथ सारा मिल रहा है तो आप एक ही बार में ड्यू कर दो और सारी की सारी एंट्री साथ ही में डाल देना, इन कैश की भी और मतलब इन्वेस्टमेंट को सेल करने की भी और साथ में इंटरेस्ट रिसीव करने की भी, ठीक है। ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, जब आपने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, डीआरआई इन कैश कर दिया, फिर आप डिबेंचर होल्डर को जो मनी आपने पे करना है उसे ड्यू करोगे, फिर उन्हें पे कर दोगे, फिर डीआरआई को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद अगर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह जो भी रिसीव हुआ उसको आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग 30,000 5% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued in 2015 due for redemption on March 31, 2021, ठीक है। तो 5 साल से ज़्यादा मतलब 5 साल के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने अपने 30,000 5% डिबेंचर्स जो थे वो इशू किए थे 2015 में, जैसे रिडीम करना था 2021 में। इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट अर्निंग 10% per annum interest on 30th April 2020। ये चीज़ बोली गई कि 2020 के 30 अप्रैल 2020 को इन्वेस्टमेंट की जाएगी जिसके ऊपर 10% पर एनम का क्या लेंगे, इंटरेस्ट अर्न करेंगे। तो हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। इसमें अपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने डीआरआर क्रिएट करोगे, ठीक है। डीआरआर आपने क्रिएट की, डीआरआर क्रिएट करके आप अपनी डीआरआई क्रिएट करोगे। उसके बाद आप उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट रिसीव करोगे, आप जितना भी इंटरेस्ट वगैरह रिसीव करोगे आप उसकी एंट्री डाल दोगे, ठीक है। 1 साल का ये जैसे पिछले 11 महीने का पीछे किया था ना, वैसे 11 महीने की इसमें इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, ठीक है। वैसे इंटरेस्ट की एंट्री डाल दोगे। उसके बाद तो डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा आपने पे करना है आप वो दिखा दोगे, ठीक है। कितना पे कर दिया है वो दिखा दोगे और उसके बाद डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे और इंटरेस्ट रिसीव को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे, ठीक है। इतना ही है, कुछ नहीं है। जो आपकी इशू को छोड़ के बाकी की जितने भी पिछली वाली क्वेश्चन की एंट्रीज है सारी सेम टू सेम आएंगी, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, बस इशू वाली एंट्री में डालना और अमाउंट थोड़ी सी चेंज होगी। बाकी जो पीछे एंट्रीज की थी सेकंड क्वेश्चन में सेम एज इट इज वैसे ही एंट्रीज आपने करनी है इसके अंदर भी। पंजाब एंड सिंध बैंक इशूड 40,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% on September 30, 2017, redeemable on September 30, 2021. The issue was fully subscribed. अच्छा, इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। आपने सिर्फ इशू की ही एंट्रीज डालनी है इसके अंदर और रिडम्पशन के अंदर आपने सिर्फ ये दिखाना है कि आपने डिबेंचर होल्डर को कितना पे करना है और कितना आपने पे किया है, ठीक है। इन शॉर्ट कहें तो डीआरआर, डीआरआई और इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं आएगी। उसके अलावा जितनी एंट्रीज है वो सब आएंगी। इशू की भी आएगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, उसके बाद आएगा डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बस ये 4 एंट्रीज आएंगी, इसके अलावा आपकी कोई चौथी पांचवी कोई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकिंग कंपनीज ना तो डीआरआर क्रिएट करती ना ही डीआरआई क्रिएट करती है। वो मैंने आपको कल बताया था ना कि कौन कौन डीआरआर क्रिएट करता है, कौन कौन डीआरआई क्रिएट करता है, उसे अच्छे से याद कर लेना। तो बैंकिंग कंपनीज कभी भी क्या नहीं करती है, डीआरआर या डीआरआई क्रिएट नहीं करती हैं, ओके।
अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है नीतू लिमिटेड हैज 20,000 7% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31st March 2021. DRR has a balance of 1,80,000 on 31st March 2020. It was decided to invest the required amount towards DRI. Investments were realized at 110% less, 8% brokerage, and debentures were redeemed. Record the necessary entries for the redemption of debenture. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नीतू लिमिटेड है उसने 20,000 के डिबेंचर्स इशू किए हैं ₹100 के अकॉर्डिंग फॉर द रिडम्पशन ऑन 31st March 2021, जिसकी रिडम्पशन कब होगी? 31 मार्च 2021 को। तो जो DRR का बैलेंस है 31 मार्च 2020 को वो कितना है? 1,80,000। ये डिसाइड किया गया कि जो DRI है वो इन्वेस्ट की जाएगी, और जो इन्वेस्टमेंट है उसे जब हम रियलाइज करेंगे यानी सेल करेंगे तो वो 110% लेस 8% ब्रोकरेज पे हम उसको रियलाइज करेंगे। ये बताऊंगी इसका मतलब क्या है। एंड डिवेंचर्स वर रिडीम्ड, और उसके बाद डिवेंचर्स होंगे वो रिडीम कर लिए जाएंगे। तो हमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स से रिलेटेड कुछ नेसेसरी एंट्रीज पास आउट करनी है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? अपना DRR क्रिएट करना है, DRI क्रिएट करना है ना। तो हम कब करेंगे उसको क्रिएट? 31 मार्च 2020 को, ठीक है। कब करेंगे हम क्रिएट? 31 मार्च 2020 को। तो यहाँ पे पहले हम 2020 लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपने 31 मार्च। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास? 20,000 हमारे पास डिबेंचर्स हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 20 लाख। 20 लाख का 10% हमने निकालना है, 2 लाख। ओके, अब हम क्या करेंगे? 30 अप्रैल को हम अपनी DRI क्रिएट करेंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगा? DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो हमारे पास 20 लाख का 15% कितना आएगा? 3 लाख। तो 3 लाख का हम क्या क्रिएट कर देंगे? अपना DRI। अब आगे होगा हमारा खेल शुरू, जब हम अपनी रिडम्पशन करेंगे 2021। तो 2021 को सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? 31 मार्च को हम क्या करेंगे? अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट टू लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब हमने ये क्यों लिखा वो समझा देती हूँ। चलो, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज पे बनवा देती हूँ। आ जाओ, इसको समझाती हूँ तुम्हें। ये जो ब्रोकरेज वाला पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चीज बोली गई है? अमाउंट टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमें क्या निकालना है कि सबसे पहला वर्किंग नोट जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें क्या निकालना है कि कितनी अमाउंट हम अपनी सेल से रियलाइज कर रहे हैं। अमाउंट टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लिख देंगे DRI हमारा कितना था? कितना था हमारे पास? DRI तो हमारे पास 3 लाख था, है ना।
लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि हम इन्वेस्टमेंट किस पे रियलाइज करेंगे, 110% पे, ठीक है, यानी कि 10% के प्रीमियम पे। लेकिन उसमें से हम 8% का ब्रोकरेज माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना 3 लाख का 110% निकालेंगे कि 110% कितना होगा हमारा 3 लाख का। तो 3 लाख का 110% कितना आएगा, 3,30,000, यानी कि जो हमारा 30,000, देखो जो हमारा 3 लाख है वो तो हमारा 100% है, जो हमारा बाकी का 10 हो गया एक्स्ट्रा बच गया, ये कैसे है हमारा 100 + 10 है ना। यानी हमारी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी, यानी हमारा जो DRI था वो 3 लाख का था, उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला कि जब हम इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करेंगे वो कितने पे करेंगे, 110% पे करेंगे। यानी जो 100% की हमारी DRI है वो तो रियलाइज होगी इन्वेस्टमेंट, साथ में 10% और रियलाइज होगा। तो अगर हम 3 लाख का 10% निकाले कितना आएगा, 30,000। 30,000 + 3 लाख कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,30,000। अब इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, वहां पे लिखा है ना लेस ब्रोकरेज, तो हम इसमें से ब्रोकरेज को माइनस कर देंगे, जो कितना है हमारा 8% है। कितना है हमारा 8%। ठीक है, तो अब जब देखो हमने ब्रोकरेज निकालना है, ब्रोकरेज एक्चुअल में हमें कितना दिया है, 8%, ठीक है। लेकिन ये 8% है किस चीज़ का, ये देखो, तो जो 8% हमारे पास एक्स्ट्रा प्रीमियम है ना, उसका 8% हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसका 8% कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.8%, ठीक है। तो ये जो 0.8% आएगा, ये सारा वर्किंग नोट में मत लिखना, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो जो ब्रोकरेज आएगा वो हमारा कैसे आएगा, 3,30,000 का 0.8%, जो आ जाएगा हमारे पास 2,640। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ओके। हमेशा याद रखना ये वाला टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजन देता है। आपको क्या चीज़ बोली गई है कि आपको जो रियलाइजेशन है वो कितने पे मिल रही है, 1,10% पे, सॉरी 1,10% पे नहीं, 110% पे, ठीक है। उसमें से आपने 8% ब्रोकरेज माइनस करना है। तो जो 8% ब्रोकरेज है आप उसको किस पे निकालोगे, जो 10% प्रीमियम है उसका 8%, ठीक है। जो 10% प्रीमियम है, जो 10 रुपए का आपका प्रीमियम है एक्स्ट्रा, उसका 10% जो है वो ब्रोकरेज आप माइनस करोगे, ओके। तो वो जो ब्रोकरेज है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 0.8%। और वो जो 0.8% है उसको आप किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, जो एक्चुअल आपकी टोटल अमाउंट रियलाइजेशन में आई है, ओके। एक्चुअल अमाउंट नहीं आई, जो आपकी ग्रॉस अमाउंट आई है जो है 3,30,000। अब एक्चुअल अमाउंट कैसे आएगी, 2,640 और 3,30,000 को कर दो माइनस, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,27,360, ओके। ये था हमारा पहला। अब एक और होगा लेकिन वो आगे करवाऊंगी, पहले इसको समझ लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, लॉस हुआ है ना हमारा, क्योंकि हमने ब्रोकरेज जो माइनस की है वो भी तो हम दिखाएंगे इसके अंदर। हाँ, एक्चुअल में हमें प्रॉफिट हुआ है यार, लॉस थोड़ी हुआ है। देखो बताती हूँ, 3 लाख की हमारी क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी, और हमें टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं, अरे यार हमें टोटल कितने मिल रहे हैं, 3,27,360। तो जो 27,360 है वो तो हमारा प्रॉफिट है ना, तो उसको हमने यहाँ शो कर दिया, सिंपल। चलो देखो, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ये वाला पॉइंट मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। इसमें हमें क्या बोला है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपने रियलाइज करनी है 110% पर, ठीक है। कितने पे रियलाइज करनी है आपने, 110% पे, जिसमें से आपने 8% ब्रोकरेज को माइनस कर देना है, ठीक है। तो अब ये जो 10% एक्स्ट्रा है उसके ऊपर आप 8% ब्रोकरेज को कैलकुलेट करोगे, जो कितना आएगा आपके पास, 0.8%, ठीक है।
₹10 के ऊपर आप क्या करोगे, 8% ब्रोकरेज को कैलकुलेट कर दोगे, जो कितना आएगा आपका 0.8%। याद रखना कि जब आप कभी भी अपने डिबेंचर बेच रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर जब आप प्रीमियम वगैरह लगाते हो ना रिडम्पशन के टाइम पे या इशू के टाइम पे, किसी भी टाइम पे, तो उसके ऊपर ब्रोकरेज या कोई ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है, क्योंकि वो आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, ठीक है। तो इसलिए जो आपके 10% है ना, इस 10% के ऊपर आपका क्या लगेगा, 8% का ब्रोकरेज लगेगा। ओके, जब भी आप इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करते हो उसके ऊपर आपको, अगर आप प्रीमियम पे रियलाइज कर रहे हो, ओके, तो जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने होते हैं, तो उस चार्जेस को यहाँ पे ब्रोकरेज का नाम दे दिया है। तो 8% किस पे निकालोगे आप, जो आपकी एक्स्ट्रा प्रीमियम की अमाउंट है, जो कितना है, ₹10। ₹10 के ऊपर 8% निकालोगे, 0.8% आएगा। अब वो जो 0.8% है उसे आप पूरी की पूरी अमाउंट पे कैलकुलेट कर दो, जो ग्रॉस अमाउंट आपकी आई है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साथ साथ में राइट ऑफ भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। 31 मार्च को यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आप पूरा लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 27360 ओके। इसके बाद आपके पास वापस से 31 मार्च पे आएगा, वो क्या आएगा कि आपने डिबेंचर्स को पैसे डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू किए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 31 मार्च को डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी ड्यू अमाउंट कितनी है, 20 लाख, है ना। ठीक है, चलो चलो एक गलती बताती हूँ जो मैंने करी है अभी। बताऊं, पक्का। हाँ, ये देखो, यहाँ पे 2 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे 20,000 आएगा। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि 10% तो आपका 2 लाख बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 1,80,000 का बैलेंस था DRR में, तो जो बैलेंस आपके पास नहीं था आपने सिर्फ उतना क्रिएट करना है। तो आप वर्किंग नोट सेकंड जो बनाओगे, जो मैं बोल रही थी एक और बनेगा, वो यही है कि आप लिखोगे टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू DRR, वो आएगी 20 लाख की 10%, लेकिन उसमें से माइनस कर दो एग्जिस्टिंग बैलेंस, और जो एक्चुअल अमाउंट आएगी वो आ जाएगी आपकी 20,000। और उसी के आप क्या कर दोगे, DRR से उतने का ही आप DRR क्या कर दोगे, बना दोगे, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करोगे, अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे ना, तो आप सारी की सारी अमाउंट करोगे ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, उसके लिए आप पूरे पूरे 2 लाख ही करोगे, ठीक है, कम नहीं करोगे, 2 लाख पूरे पूरे। जब आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो तो आप पूरे पूरे ट्रांसफर करते हो, लेकिन जब आप बनाते हो तो जो आपको जितना बैलेंस चाहिए होता है सिर्फ आप उतना ही क्रिएट करते हो, जो आपके पास ऑलरेडी बैलेंस होता है उसमें से माइनस करके। अगर मान लो कि आपके पास 2 लाख आपको बनाना था, आपके पास 2,10,000 का DRR का बैलेंस होता, तो आप क्रिएट ही नहीं करते DRR, लेकिन बाद में आप DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर जरूर करते, ठीक है, समझ गए। चलो अच्छा, जो 6th क्वेश्चन है ना, उसको आपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स निकालना है। मैंने आपको बताया था ना, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसके अंदर थोड़ा फर्क होता है। तो ये देखते हैं कि इसके अंदर अब आपको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन पढ़े। 6th क्वेश्चन में हमें बोला है
Jyoti Limited had issued 10,000 8% debentures which are due to be redeemed out of profits. 10,000 के डिबेंचर्स हैं जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम होंगे ओके ऑन October 1st 2021 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. ठीक है, यानी 5% के प्रीमियम पे रिडीम करना है. द कंपनी हैड अ DRR ऑफ 1,10,000. It was decided to invest the required amount in DRI past the necessary general entries related to the redemption of debentures. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ भी झोल नहीं है, सिर्फ एक चीज का झोल है, वो ये कि जब आप कैपिटल से निकालते हो ना, रिडीम करते हो, तो आप सिर्फ 10% का DRI क्रिएट करते हो. लेकिन जब आप DRR क्रिएट करते हो, लेकिन जब आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स निकालते हो तो जो आपका DRR होता है ना, वो आपका 100% क्रिएट होता है. ठीक है, तो इसीलिए 10,000 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया अपना 10 लाख आ गया. अब 10 लाख में से 1,10,000 का तो बैलेंस पड़ेगी हमारे पास, तो जो 1,10,000 का बैलेंस पड़ा उसे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8,90,000. तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट और लिख दोगे 8,90,000. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे इसमें आया था 20,000, इसमें क्या आएगा कि अमाउंट ट्रांसफर टू DRR कितना आएगा आपका 10 लाख. लेस क्या करोगे, एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है 1,10,000, और उसके बाद आप क्या करोगे, अपना जो भी अमाउंट आपने ट्रांसफर करनी है वो आएगी 8,90,000. इस चीज को याद रखोगे, जब आप आउट ऑफ कैपिटल निकालते हो, ठीक है, रिडीम करते हो डिबेंचर्स को, तो आप 10% DRR क्रिएट करते हो. लेकिन अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हो तो आप 100% DRR क्रिएट करते हो. लेकिन जो DRI है वो हमेशा 15% ही होती है. ठीक है, तो इस चीज को अपनी जो नोट्स वाली कॉपीज हैं उसके ऊपर नोट डाउन कर लो कि DRR आउट ऑफ कैपिटल 10% क्रिएट होती है और DRR आउट ऑफ प्रॉफिट्स 100% क्रिएट होती है. इसके बाद डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का 15%, 1,50,000. फिर हम क्या करेंगे, DRI को हम क्या कर लेंगे, रिडीम कर लेंगे, बैंक टू DRI 1,50,000. इसके बाद डिवेंचर होल्डर है, हमने प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो पता ही होगी आपको एंट्री क्या आनी चाहिए, डिवेंचर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर. डिवेंचर में क्या आ जाएगी, फेस वैल्यू. प्रीमियम में आपका जितना 5% का प्रीमियम है वो आ जाएगा, और डिवेंचर होल्डर के अंदर टोटल अमाउंट आ जाएगी. फिर नेक्स्ट आएगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक टोटल अमाउंट. फिर DRR टू जनरल रिजर्व 10 लाख. ठीक है, जो टोटल आपने एक्चुअल में बनाना था DRR वो आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, किस में कर दोगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे. ओके, बस इतना ही था इसके अंदर, 7th क्वेश्चन के अंदर, 6th क्वेश्चन के अंदर. मेनली 6th क्वेश्चन को बताने का मेरा मतलब यही था कि जब भी आप कैपिटल से बनाते हो, आउट ऑफ कैपिटल करते हो, तो DRR 10% क्रिएट होता है और आउट ऑफ प्रॉफिट्स हमेशा DRR 100% क्रिएट होता है. इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में आ सकता है. ऐसा क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 4 में भी पूछा जा सकता है, इवन 6 में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, आपको एक चीज बोली जा सकती है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया और आपको 2 केस दे दिए कि आउट ऑफ कैपिटल भी आपने रिडीम करना है और सेकंड केस में आपको आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करना है. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कैपिटल के अंदर 100% और प्रॉफिट के अंदर 10% या फिर दोनों में ही 10% कराते हैं और बोलते हैं इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, बट रियलिटी में फर्क है. ठीक है, और वो फर्क आपको पता होना चाहिए क्या है, वो है 10 और 100% का. 7th क्वेश्चन करें. 7th क्वेश्चन में बोला है हरी लिमिटेड 25,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच on 31st March 2016 redeemable at a premium of 6% on 30th September 2021. 31 मार्च 2016 को 25,000 के डिबेंचर्स इशू किए गए जो रिडीम होने थे 30 सितंबर 2021 को 6% प्रीमियम पे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो रिक्वायर्ड अमाउंट को DRR में ट्रांसफर करेंगे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टैंडिंग विद मार्च 31 2019, यानी 31 मार्च 2019 से लेके 30 सितंबर 2021 तक 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे वो क्या करेंगे,
DRR को क्रिएट करेंगे। तो आपने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास आउट करनी है रिलेटेड टू द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और आपने, इन्होंने क्या बोला है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या इंटरेस्ट पेड, इनके राइट ऑफ की एंट्री आपने इग्नोर करनी है पूरी तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन में जो एंट्रीज आएंगी उसमें ज्यादा कोई झोल नहीं है, सिंपल एक चीज है, आपने इशू किया, ठीक है, इशू की एंट्री डाल लोगे, उसका मुझे भरोसा है कि इतना तो आगे आपको कि आप इशू की एंट्री डाल सकते हो, ठीक है। इशू की एंट्री डाली दोनों, उसके बाद आपने DRR क्रिएट करना है जो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे जाएगा। उन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2019 से स्टार्ट करोगे और 30 सितंबर 2021 तक बनाओगे, है ना। तो 31 मार्च 2019 से लेके अच्छा 31 मार्च 2019 को एक बनेगा, एक 31 मार्च 2020 को और 31 मार्च 2021 को, ये 3 इंस्टॉलमेंट पे आपके DRR क्रिएट होंगे, ठीक है। और जो आपकी DRI है वो 30 अप्रैल 2021 को क्रिएट होगी। जिस साल आपने रिडीम करना है उसी साल के 30 अप्रैल को, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बताने से आपको समझ नहीं आएगा, इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो चलो हम अपना 7th क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले अपनी इशू की एंट्री डालेंगे, ओके। तो इशू की हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर इशू की हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। तो इसके अंदर हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 25,000 शेयर्स इंटू 100, 25 लाख, ओके। फिर हम अपनी नेक्स्ट एंट्री डालेंगे। हमारे पास सेकेंड एंट्री, इसकी डेट तो लिखी ही नहीं हमने ही, चलो पहले हम इसकी डेट लिख लेते हैं। 2016 से हमने स्टार्ट किया है ना, 2016 में हमने इसको इशू किया था, 2016 31 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 मार्च। तो यहाँ पे आएगी अब हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू 6% डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम हमारा कितना है, 6%, यानी कि 25 लाख के ऊपर 6%, 1,50,000। एक तरह से आप कह सकते हो जो 6 रुपये हैं उसको आप 25,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 1.5 लाख आ जाएगा, 1,50,000, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 25 लाख, यहाँ पे भी आएगा आपका 1.5 लाख, यहाँ पे आएगा आपके पास 25 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे होगी आपकी इशू की एंट्री खत्म। अब आपको क्या बोला गया है कि आपने कितने से DRR क्रिएट करना स्टार्ट करना है, 31 मार्च 2019 से आपने DRR क्रिएट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जिस ईयर में आपने DRR क्रिएट करना है उसके पिछले ईयर में आप जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसको कर दोगे राइट ऑफ, ठीक है। यानी 2018 में इसको राइट ऑफ करोगे, क्या आएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना, 1.5 लाख। ठीक है, इतना आ गया। अब हम अपना DRR क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 2018 के साथ क्या लिखोगे, 31 मार्च। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा आपके पास 2019 31 मार्च। जब आप क्या करोगे, अपना DRR क्रिएट करोगे। यहाँ पे मैं सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस लिख रही हूँ, लेकिन आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट इन सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। 3 इंस्टॉलमेंट्स पे बनाना है। एक हो गया 2019, एक हो गया 2020, एक हो जाएगा अपना 2021। ठीक है, ये हो गए अपने 3 साल के। अब देखो टोटल DRR हमें कितना बनाना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, हमें टोटल DRR कितना बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 25 लाख का 10% निकालेंगे। 25 लाख का 10% कितना हो गया, 2,50,000, है ना। अब 2,50,000 को हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 83333। ओके, एट थ्री 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 थ्री। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि किसी एक इंस्टॉलमेंट में आपको 3 देखो, जैसे इसके अंदर आपने लिख दिया 8333 और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी आपने सेम कर दिया 4 बार 3, यहाँ पे भी 4 बार 3, यहाँ पे भी 4 बार 3। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको 3 बार 3 और 1 बार 4 लिखना होगा। ऐसा क्यों, बताती हूँ। क्योंकि देखो आपने टोटल कितने की DRR क्रिएट करनी है, 2,50,000 की, लेकिन जब आप सिर्फ 3 लिखोगे तो फिर वो आपकी पूरी 2,50,000 नहीं क्रिएट होगी, 1 रुपये कम क्रिएट होगी। तो जो 1 रुपये कम क्रिएट हो रही है वो आप कहीं और क्रिएट कर देना। ठीक है, वो आप किसी भी इंस्टॉलमेंट में ऐड कर सकते हो, स्टार्टिंग में, बीच में या एंड में, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसको लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एंड में ही ऐड करना है या स्टार्टिंग में ही ऐड करना है। ठीक है, इतना कर दिया आपने। अब DRR क्रिएट कर दी। DRR क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे, DRI क्रिएट करोगे। ओके, तो अब हम करेंगे अपना 30 अप्रैल को DRI क्रिएट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आएगी। फिर जब हम क्या अब इसका लगाएंगे हम 15%, यानी 25 लाख का 15% कितना आएगा, 375,000। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स रिडीम करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इंस्टॉलमेंट को सेल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट 375,000 375,000। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद जो एंट्री आएगी 30 सितंबर की, वो है डिबेंचर को ड्यू करना। तो यहाँ पे आ जाएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, अब देखो 25 लाख तो देनी है, साथ में 1.5 लाख और देने हैं। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 26,50,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 26,50,000। ओके, अब हम क्या कर देंगे, इसे डिबेंचर को पे कर देंगे, डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 सितंबर को डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 26,50,000। ओके, इसके बाद हमारे पास आएगा DRR अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व।
हमारी खत्म हो गई है सारी एंट्री, तो हम DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, जो कितना हमारा 2,50,000। बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना। अगर आपको बोला जाए कि आपको DRI भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर करनी है, तो आप क्या करोगे कि जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर, देखो कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है, आपने कैसे कैसे करना है। देखो आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद आपको बोला DRR और DRI वगैरह जो भी है आपको हर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे DRR क्रिएट करो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, यहाँ पे साथ में आप क्या कर दोगे DRI टू बैंक, उसके बाद वापस से वही सारी करोगे। एक चीज़ याद रखना कि जब आप सेल करते हो DRI को, तो वो एट द एंड ही करते हो, उसको इंस्टॉलमेंट पे आप सेल नहीं करते, ठीक है। कभी भी DRI को इंस्टॉलमेंट पे सेल नहीं किया जा सकता, उसे एक साथ ही आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट वगैरह होगा तो वो आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो, उसकी साथ साथ में एंट्री डालते रहना, हर साल सेम टू सेम एंट्री जाएगी। और जैसे अमाउंट है, अमाउंट जितने इंस्टॉलमेंट्स में आप पे करो, टोटल अमाउंट को उतनी इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देना, ठीक है। बस इतना इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, कोई पहाड़ा नहीं पड़ना इसके अंदर। 8th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, उसमें क्या है। 8th क्वेश्चन में बोला है ऑन 1 अप्रैल 2017 मयूर लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 8,005% debentures of ₹100 each at a discount of 5%. These debentures were repayable at the end of the 3rd year at a premium of 10%. 8,000 की क्या है, डिवेंचर्स हैं, 5% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, और 1 अप्रैल 2017 को किए हैं, यानी कि 2017 के बाद 2020 के अंदर इन्हें रिडीम किया जाएगा 10% प्रीमियम पे। एप्लीकेशंस 10,000 डिबेंचर्स के लिए रिसीव हो गए, और जो डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं वो प्रोराटा एप्लीकेशंस पे हैं। जो एक्सेस मनी है वो रिफंड कर दी गई है। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि जो मिनिमम अमाउंट है DRR की, वो अमाउंट डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर द मिनिमम अमाउंट टू DRR, ठीक है। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि मिनिमम अमाउंट को हम DRR के अंदर ट्रांसफर करेंगे। द कंपनी इन्वेस्टेड द नेसेसरी अमाउंट इन 8% बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स बाय बैंक एट ऑन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट एक साथ दे रखे हैं। प्रोरेटा भी है इसके अंदर इंटरेस्ट भी है, इसमें टैक्स भी है, इसमें DRR भी है, DRI भी है, इसमें सब कुछ है। चलो करते हैं इसको फिर। करें, चलो करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले अपनी एंड डेट से स्टार्ट करते हैं। 2017 मेरे पास ईयर है, तो हम 2017 से स्टार्ट करेंगे, जब हमने इसको क्या कर दिया, इशू किया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। तो कितने शेयर्स आए थे हमारे पास, सॉरी डिबेंचर्स आए थे, 10,000 आए थे, ठीक है। 10,000 इंटू 10,000 इंटू 100, सॉरी 95, क्योंकि 5% का डिस्काउंट है ना, तो 10,000 इंटू 95 कितना आ जाएगा, 9,50,000, 9,50,000, ठीक है। कितना आएगा अपने पास, 9,50,000। अब हम नेक्स्ट एंट्री अपनी डालेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री में आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है हमारे पास, 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर अकाउंट, टू बैंक अकाउंट जो हमने रिफंड कर दिया, ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास टोटल कैसे इसके अंदर हमारी अमाउंट्स आएंगी, हम वो बताते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो 9,50,000 है वो आ जाएगा इधर, ठीक है। बाकी जो हमारा लॉस है वो कितने का हुआ है, अच्छा पहले ये देखो हमने रिफंड कितने का किया है। टोटल 8,000 की हमें क्या नहीं थी,
डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आनी थी, लेकिन आ कितने के लिए गई? 10,000 के लिए, ठीक है। यानी कि हमारी जो 2,000 है वो एक्सेस आई है ना, हमारी जो 2,000 है वो एक्सेस आई है। तो पहले तो यहाँ पे आएगा 8 लाख। 8 लाख इसलिए आएगा क्योंकि एक्चुअल में हमें जितने रिसीव करने थे वो थे 8 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन हमें रिसीव कितने हो गए? 1.5 लाख एक्स्ट्रा। तो ये जो 1.5 लाख एक्स्ट्रा है उसे हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। समझ गए? अब ये जो एक्स्ट्रा हमने रिफंड कर दिए, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है, क्या निकालना है? एक तो लॉस निकालना है हमें, और एक हमें प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर निकालना है, ठीक है। तो अब एक चीज और बता देती हूँ कि जो 2,000 के डिबेंचर्स थे, सॉरी, जो 5% का डिस्काउंट था हमारा, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। आ जाओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैं खुद ये सोचूं मैं कैसे समझाऊं। चलो पहले आपको निकाल के दिखाते हैं अमाउंट किसकी, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। तो वो हमारी कैसे निकलेगी? देखो 5% तो हमारा क्या है? डिस्काउंट है, और 10% हमारा क्या है? प्रीमियम है ना, एम आई राइट? तो 25 कितने हमारे डिबेंचर्स हैं? 8,000 के डिबेंचर्स है, तो 8,000 इंटू 10 कितना हो गया? 80,000, ठीक है। और 5 को अगर हम करेंगे तो 8,000 इंटू 5 हमारे पास कितना हो गया? 40,000, ओके। तो ये टोटल कितने हो गए? 1,20,000। तो हमारा लॉस टोटल कितना है? 1,20,000 का। समझ गए? और ये अब यहाँ पे 1,20,000 नहीं आएगा, यहाँ पे 80,000 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो 40,000 हमारा बच गया वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1,90,000। अब मैं समझाती हूँ कि ये कैसे कैसे आया है, ठीक है। सुनो मेरी बात, जब भी इस तरीके का प्रो डाटा का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों को मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन होती है। तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप एंटर पास आउट कर दो, ठीक है। इसके बाद जो अमाउंट आपको एक्चुअल में रिसीव हो गई है वो आप यहाँ लिख दो, ठीक है। जो एक्चुअल में रिसीव होनी थी वो इसमें लिख दो, ठीक है। जो आपका जो एक्सेस है आपका उसको एक बार साइड में लिख लो, ठीक है। वर्किंग नोट के अंदर एक बार साइड में लिख लो 1,50,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है? प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों के ऊपर आपने पैसे निकालने के कितने कितने हैं जो आपके इसमें लिखे जाएंगे। तो लॉस के अंदर तो डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों की अमाउंट जाएगी, जो आगे 1,20,000। लेकिन POROD के अंदर आपका किसकी अमाउंट जाएगी? सिर्फ और सिर्फ इसकी 10% की, जो 80,000 है वो। तो अब ये जो 40,000 बच गया वो भी हम क्या करेंगे? रिफंड के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये 40,000 इन दोनों को ऐड करोगे तो 1,90,000 आपके पास आएगा। वो 1,90,000 आप किसमें डाल दोगे? बैंक के अंदर। समझ गए? ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से इस तरीके से होगा आपकी इशू की एंट्री। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एंट्री के ऊपर जाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? अपने हमने DRR किस ईयर में क्रिएट करना है? 2019 में क्रिएट करना है ना। दो 2018 के अंदर हम क्या कर देंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है उसको राइट ऑफ कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा हमारे पास? 1,20,000, ठीक है। अब हम अपना DRR क्रिएट करेंगे 2019 31 मार्च। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जब हम अपना DRR क्रिएट करेंगे? कहाँ से क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, ठीक है। कितना क्रिएट कर देंगे हम? इसकी फेस वैल्यू 8 लाख रुपए, ठीक है। 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 80,000। तो हम 80,000 का DRR अपना क्रिएट करेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे अपनी DRI।
इस बार 31 मार्च को ही होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें बोला हुआ है कि 31 मार्च को जिस दिन आप DRI क्रिएट करो उसी दिन आपने DRI की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की आएगी, 8 लाख का 15%, 1,20,000। ठीक है, इतना आगे समझ, इतना सभी को आ गया होगा। अब नेक्स्ट एंट्री चलते हैं जो अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं की है, और वो कौन सी है, हमारी TDS की एंट्री। तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे हम, और ये एंट्री हमारी कब आती है पता है, ये हमारी एंट्री तब आती है जब हम अपने डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, ठीक है। तो ये कितने साल बाद रिडीम होने थे, 3 साल बाद, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2020 लिख दिया, 2020 31 मार्च, बैंक अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, एक सेकेंड रुको जरा। हाँ, देखो आप लोगों की ना बुक्स के अकॉर्डिंग यही वाली जर्नल एंट्री है। जब आपने TDS की एंट्री करनी है, ठीक है, तो आपको यही वाली एंट्री याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मैंने आपको करवाई थी जर्नल एंट्री TDS से रिलेटेड, वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आ रहा है इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको यही वाली एंट्री याद करनी होगी, क्योंकि ये सारी एंट्री का इकलौता एक मिक्सचर है, ठीक है। क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। जो चीज़ें हमने पे कर दी हैं, मैं कैसे बताऊं, यहाँ पे आएंगे हमारे वो बैंक के अंदर वो आएगा जो हमने रिसीव किया है, ठीक है। और TDS में आएगा वो जो अभी ड्यू है, DRI में आएगा जो हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, इंटरेस्ट रिसीव जो हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट को रिसीव किया है, ठीक है। ये सारी एंट्रीज आएंगी। ओके, तो अब इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या होगा, हम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 1,20,000 के ऊपर सबसे पहले लगाओ 8%, 9,600 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने 31 मार्च को किया, और 31 मार्च की ही डेट है, तो फिर इसलिए हमें 11-12 कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 9,600 लिखो। 9,600 की इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आ जाएगा, 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब 9,600 में से कितने का 10% का हमारा TDS है, ठीक है। तो 960 का हमारा TDS हो गया। बाकी की जो अमाउंट बच गई, 1,20,000 प्लस 9,600 माइनस 960, कितनी अमाउंट आएगी, 128640। ओके, ये जो अमाउंट है हमारी, ये अमाउंट हमारी एक्चुअल वो अमाउंट है जो हमें रिसीव होनी है, एक्चुअली हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे 31 मार्च। यहाँ पे आएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट POROD, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर को हम कितना पे करेंगे, वो कैसे निकालेंगे,
80,000 आएंगे हमारे प्रीमियम और रिडम्पशन में। डिबेंचर हमारे कितने के हैं? 8 लाख के। तो 8,80,000 हमारे आ जाएंगे डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए। ओके, तो अब जरा हम इसे पे कर दें। तो ये आ गया हमारे पास 31 मार्च। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,80,000। अब हम अपना DRR राइट ऑफ करते हैं, सॉरी ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट कितना आएगा? 80,000। अब जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। कितना था? 9600। ओके, इसके साथ आपका 8th क्वेश्चन हो गया खत्म। बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। देखो ये वाला क्वेश्चन ना एक बार वापस से इसको रिपीट करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक चीज़ और, अपना कैश फ्लो का चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इट्स माई गारंटी, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। रिडम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अब इसके कई क्वेश्चंस, कितने? 4 क्वेश्चन बच गए हमारे, सिर्फ 4 क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं पूजा लिमिटेड इशूड 3,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच एट अ पार ऑन 1st April 2020, redeemable in 3 equal yearly half yearly installments by draw of lots beginning 30th September 2021। तो ये क्या कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 को पार के ऊपर 1,000 रुपए के डिबेंचर्स को इशू किया गया। $3,000 डिबेंचर्स को इशू किया गया, जो कि हर एक डिबेंचर 1,000 का था। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने बोला कि हमने जो ये रिडीम करने हैं वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे रिडीम करने हैं, जो कि 30 सितंबर 2021 से स्टार्ट होंगे, और इसी से रिलेटेड हमने अपना DRR भी क्रिएट करना है। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट को इन कैश करना है हर टाइम जब हम अपने डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। तो अभी हमें उससे रिलेटेड जनरल एंट्री पास आउट करनी है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि कभी भी इन्वेस्टमेंट हमारी इंस्टॉलमेंट पे इन कैश नहीं होती। वो तब इन कैश नहीं होती जब हमें एक ही बारी के अंदर क्या करना हो, रिडीम करने हो सारे के सारे डिबेंचर्स। लेकिन अगर हम डिबेंचर्स को ही इंस्टॉलमेंट्स पे रिडीम कर रहे हैं तो फिर हम इन्वेस्टमेंट को भी इंस्टॉलमेंट्स पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट्स पर इन्वेस्टमेंट कभी भी सेल नहीं होती है अगर आपने एक ही बार में डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो। ओके, तो 9th क्वेश्चन में क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, चलो आ जाओ करते हैं। खैर मेरी वाली कॉपी खत्म हो गई, मुझे दूसरी कॉपी यूज करनी पड़ेगी। ये रही एक और कॉपी, इसमें पढ़ाती हूँ। क्या ये भर गई है? हाँ खाली है, चलो आ जाओ। हाँ तो चलो आगे करते हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो हम इसके अंदर जनरल एंट्री को स्टार्ट करते हैं। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, जो हम 30 सितंबर 2021 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 30 सितंबर 2021 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो एक इंस्टॉलमेंट हमारी आएगी 30 सितंबर की, एक इंस्टॉलमेंट हमारी आएगी 31 मार्च की,
और एक वापस से आएगी हमारी 30 सितंबर की। ओके। तो चलो करते हैं, आ जाओ। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे इशू की। ठीक है, तो 2020 को हमने इशू किया कब, 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, कितने आ जाएंगे, 3,000 फिर 1,000, 30 लाख रुपए। अब आगे हम क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 लाख। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हमने अपनी इंस्टॉलमेंट कहाँ से स्टार्ट करनी है, 2021 से, 2021 के सितंबर से, 30 सितंबर से। मुझे लगता है उससे पहले हमें 2021 के 31 मार्च को, नहीं ठीक है, ठीक 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 ठीक, हाँ तो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन्होंने बोला 30 सितंबर 2021 से हम इसको स्टार्ट करें, तो हम 30 सितंबर 2021 से अपनी DRR की जर्नल एंट्री पास आउट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वो क्या आएगी हमारे पास, सबसे पहली एंट्री आएगी प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हमारी आएगी DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जहाँ पे गलती हुई है वो एक चीज़ है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी डेट के अंदर। तो डेट के अंदर जो मैंने गलती की है वो ये है कि यहाँ पे 31 मार्च आएगा। आपका DRR हमेशा 31 मार्च को क्रिएट होगा और DRI आपका हमेशा 31 अप्रैल को क्रिएट होगा। ठीक है, इसके बाद, इसको क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे, 30 सितंबर को DRI को निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखना, जब आपको इस तरीके से इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर ना DRI को इन कैश करना है, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर DRR को क्रिएट नहीं करना होता। ठीक है, तो आप जो DRR और DRI क्रिएट करते हो वो आप एक साथ ही क्रिएट कर देते हो, आप उसे इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्रिएट नहीं करते। ओके, तो आपकी DRR कितनी क्रिएट होगी, 30 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 3 लाख। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, DRI आपके पास कितनी आ जाएगी, 30 लाख का, 30 लाख की 15%, 4,50,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4,50,000।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब आगे का खेल शुरू होगा जो मेन है। ठीक है, यहाँ पे हमने अब तक क्या किया है, सबसे पहले हमने अपना जो 20 अप्रैल को हमने 1 अप्रैल 2020 को अपने डिबेंचर्स इशू किए थे, हमने उसकी एंट्री डाल दी। उसके बाद 2021 30 सितंबर से हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो हमने विड्रॉ करना स्टार्ट की थी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो सबसे पहले तो हम जो 31 मार्च और 30 अप्रैल को DRR और DRI क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम वो लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी DRI वगैरह विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने DRR को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 3 लाख को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1 लाख। ओके, क्योंकि हर साल हम DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, वो हर साल हम 1 लाख रुपए DRR से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और जो हमारी DRI है हम कितनी निकालेंगे, 4,50,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 1,50,000 कितनी आएगी, 1,50,000। तो ये जो 1,50,000 रुपये है ये हम हर साल, मतलब हर साल नहीं, हर इंस्टॉलमेंट पे इन कैश करवाएंगे। तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, 1,50,000। यहाँ पे भी आ जाएगी 1,50,000। ठीक है, अब हमें अपने डिबेंचर होल्डर्स को भी तो पे करना है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ओके, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे टफ पार्ट बच्चों को ये वाला लगता है, क्योंकि इसके अंदर बार बार एक जैसी एंट्रीज होती हैं और बुक्स के अंदर आगे पीछे दी होते हैं, तो आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप करते हो वैसे वैसे ही करोगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अब आप डिबेंचर होल्डर को कितना पे करोगे, देखो आपके पास कितना था, 30 लाख था टोटल। 30 लाख को 3 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 10 लाख आ जाएगा। तो 1,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास 10 लाख, यहाँ पे भी लिख दो आप 10 लाख। ठीक है, जनरल रिजर्व में आप कितना ट्रांसफर करोगे, जो हमने 1 लाख रुपए निकाला था वो आप ट्रांसफर कर दो। ठीक है, डन। ये आपकी होगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। अब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट कब करेंगे, 2022 में 31 मार्च को हम अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट करेंगे, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, DRI को इन कैश करने से। तो यहाँ पे आएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI कितना आ जाएगा, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, अब देखो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, हाफ ईयरली है, उसने बोल रखा है। तो 30 सितंबर के बाद हाफ ईयरली कब आता है, 31 मार्च को आता है। तो ऐसे ही आप 31 मार्च को अब कौन सी एंट्री करोगे, और ये तीनों एंट्री करोगे विद सेम अमाउंट। ठीक है, उसके बाद 2022 में 30 सितंबर को करोगे सेम एंट्री, कौन सी, ये 4 एंट्री विद सेम अमाउंट्स। ठीक है, बस यहाँ पे डेट चेंज होगी, एक्चुअली डेट हाफ ईयरली चेंज होती रहेगी। ओके, ठीक है, तो बस आपने उसके बाद क्या करना है, ये आपकी एंट्री सारी की सारी खत्म हो जाएगी। आपने जस्ट सेम अमाउंट के साथ ये सारा का सारा सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखो पहला मेथड तो ये होता है कि आप इस तरीके से एंट्री करो, गलत तो ये भी नहीं होंगी, लेकिन अगर आपकी बुक को पूरी तरीके से रेकमेंड किया जाए, पूरे तरीके से अगर आपकी बुक को रेकमेंड किया जाए, तो उसको क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको DRR जब आप क्रिएट कर रहे हो, और जो DRR आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो उसकी एक एंट्री पाते हो, और जब आप DRI क्रिएट कर रहे हो, उसको इन कैश कर रहे हो, डिबेंचर होल्डर की अमाउंट ड्यू कर रहे हो और उसको अमाउंट पे कर रहे हो, ये 4 एंट्रीज आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो। ठीक है, तो ये तो मेरा मेथड था जो मैं करती थी, बट इसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आपकी बुक में दिया है एग्जैक्ट आपकी बुक को फॉलो करके मैं आपको 10th क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट आपकी बुक को फॉलो करके, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है उस तरीके से अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप 10th क्वेश्चन एक बार देख लो, वैसे मैं करवा दूंगी, अकॉर्डिंग टू योर बुक करवा दूंगी। ओके, तो 10th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 10th में हमें बोला है ABC Enterprises Limited issued 70,000 6.5% debentures of ₹100 each on October 1, 2017, redeemable in 5 equal installments starting with March 31, 2021. Okay. The board decided to transfer
the DRR 1 lakh and 2 lakh on March 2018 and 2019 respectively, and the balance required to be transferred to DRR on March 31, 2020. तो बोर्ड ने ये चीज़ डिसाइड किया कि जो DRR का बैलेंस है वो 2018-2019 में 1 लाख और 2 लाख होगा, और जो बाकी का बैलेंस होगा वो हम 31 मार्च 2020 को ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, और इंटरेस्ट की पेमेंट जो होगी उन एंट्रीज को, इंटरेस्ट की एंट्रीज को इग्नोर करना है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो हम फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर करेंगे बैंक की। ठीक है, इन शॉर्ट इन्होंने हमें DRR 3 साल में क्रिएट करने के लिए बोला है। अगर आपको DRR 3 साल में क्रिएट करने के लिए नहीं बोला है तो आप DRR की और उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एक ही एंट्री पा देना, अदरवाइज आप क्या करोगे, उसकी इंस्टॉलमेंट में एंट्री पाओगे अगर आपको बोला गया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इशू कब किए, 2017 में, है ना। तो 2017 कब, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हमने इशू किए। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा हमारे पास, 70,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए के, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 70 लाख रुपए। ठीक है, फिर वापस हमारे पास आएगा यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपके 70 लाख 70 लाख। अब हमने 2018 से अपना DRR क्रिएट करना स्टार्ट करना है। देखो अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दिया है कि 2018 के अंदर आपको 1 लाख का क्रिएट करना है, 2019 में आपको 2 लाख का क्रिएट करना है, बाकी का जो बच जाएगा आपको वो सारा का सारा कब क्रिएट करना है, 2020 के अंदर करना है। ठीक है, तो हमें 70 लाख का 10% क्रिएट करना है, यानी 7 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2018 के अंदर 31 मार्च को अपना DRR क्रिएट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। कितना आएगा, 1 लाख। इसके बाद हम अपना 2019 में क्रिएट करेंगे 31 मार्च को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। कितना आएगा हमारे पास, 2 लाख। ओके, अब हमारे पास टोटल हमने 3 लाख का क्रिएट कर लिया है। इन्होंने बोला जो बैलेंस बच जाएगा उसे आप किस में क्रिएट कर देना, 2020 के अंदर। ठीक है, तो 2020 के अंदर हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। कितना आएगा, 5 लाख, नहीं 4 लाख, सॉरी हमने 3 लाख का क्रिएट किया है ना, तो 4 लाख आएगा। 7 लाख टोटल क्रिएट करना, तो उसमें से 3 लाख का हमने कर लिया उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब बाकी के जो 4 लाख बच गया, उन्होंने कहा था कि बाकी का 2020 में कर लेना, तो हमने 2020 में कर दिया। ठीक है, इतना तो हो गया, इतना तो हर बच्चा कराएगा अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो रही है तो। ठीक है, 2020 के बाद आता है आपका 2021, जब आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इनको कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या चीज़ करोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे आपको DRI कितनी क्रिएट करनी है। ठीक है, DRI आपको टोटल जो क्रिएट करनी है वो करनी है 70 लाख की, 70 लाख का 15%, यानी 1050000। ठीक है, अब इसको आप कर दो 5 के साथ डिवाइड, कितना आएगा आपके पास, 2,10,000, यानी आपको 2,10,000 हर इंस्टॉलमेंट पे करने होंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब आपको डिबेंचर्स होल्डर को भी तो पे करने हैं ना पैसे, तो जो डिबेंचर होल्डर को पे करने हो कितने आपके पास, 70 लाख। 70 लाख को 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 1,40,000। अभी 1,40,000 है, ये आप हर इंस्टॉलमेंट पे करोगे, समझ गए। चलो अब हम अपनी फर्स्ट एंट्री पाना स्टार्ट करते हैं। कब से इसने देना स्टार्ट किया, 31 मार्च से ना,
जब हमें कुछ नहीं बोला तो हम एनुअली इंस्टॉलमेंट कंसीडर करते हैं। अगर हमें स्पेशली बताया गया है कि कितने महीने की इंस्टॉलमेंट है तो हम उतने महीने के हिसाब से इंस्टॉलमेंट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 31 मार्च को हमारी सबसे पहले क्या आ जाएगी, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ मैं, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग। आई होप कि इसमें किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ओके। फिर यहाँ पे आएगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। यहाँ पे आएगा आपके पास 2,10,000, यहाँ पे भी आएगा 2,10,000, इधर भी 2,10,000, इधर भी 2,10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी आपके पास डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और आएगी, वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी आपके पास, 14 लाख, ठीक है, कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 14 लाख रुपए जो हैं वो अपने डिबेंचर होल्डर को पे कर दिए हैं, ठीक है। अब आपकी ये होगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट समझ में आ गई। अब इसके बाद आप करोगे दूसरी इंस्टॉलमेंट 2022 में, तीसरी इंस्टॉलमेंट 2023 में, चौथी इंस्टॉलमेंट 2024 में, पांचवी इंस्टॉलमेंट 2025 में, ठीक है। फिर उसके बाद 2025 में ही क्या होगा आपका, 31 मार्च को आप DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, समझ गए। क्या करोगे आप, DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। कब, 2025 में। 2025 में 31 मार्च को जब आप 5 की 5 इंस्टॉलमेंट, देखो कुछ नहीं करना आपने, बस पहली इंस्टॉलमेंट करनी है। इसी इंस्टॉलमेंट को आपने 4 बार और चिपका देना है, सेम टू सेम आपने डिट्टो उसको चिपका देना है 4 सालों के लिए, 4 इंस्टॉलमेंट्स के लिए, ठीक है। और जो 5वीं आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी उसके एंड में आप क्या करोगे, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ओके। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, आपकी जो टोटल DRR की अमाउंट है जो कितनी है, 4 लाख रुपए, उसको इसमें डाल दो। 4 लाख की 7 लाख, 7 लाख रुपए यार, 7 लाख रुपए जो है वो आप इसके अंदर डाल दो, ठीक है, डन। बस यही करना और कुछ नहीं करना। इसके अंदर आपको वैसे भी इंटरेस्ट तो इग्नोर करने के लिए बोला ही हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मेनली इंटरेस्ट की कोई एंट्री ज़्यादा दिखाते नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपको इग्नोर करने के लिए बोला है, उसको इग्नोर मारो। देखो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। और इस तरीके से इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, कि बहुत रेयरली आपको इस तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। ये सब देखने में लगता है बट ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। कन्फ्यूजन बच्चे को होती है जहाँ पे प्रोराटा भी होता है, साथ में आपको TDS भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी हो, सब कुछ करना हो, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा, अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, इसके अंदर ना बैंकिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग का क्वेश्चन मुझे भी आया था और उसके अंदर हमें ये चीज़ पता थी कि जब बैंक जो है वो DRR और DRI क्रिएट नहीं करते, लेकिन कई बच्चों को ये बात पता नहीं होती, उन्हें लगता है हर एक क्वेश्चन में क्रिएट करना है तो क्रिएट कराते हैं और वहाँ क्रिएट करने के ही उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप क्रिएट मत करना, ठीक है, आप क्रिएट मत करना, ओके जी। अच्छा 11th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको, कि आपको अलग अलग डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, है ना। तो देखो इसके अंदर भी कुछ नहीं करना आपको, सिंपल एक चीज़ है कि आपको सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री डालनी है, वो आप कर लोगे 40,000 डिबेंचर्स की, ठीक है, वो आपने कर ली। इसके बाद आप क्या करोगे, रिडीमेबल एट प्रीमियम है उसकी भी एंट्री डाल दो, साथ में POROD, ठीक है हमारा। फिर आपने DRR क्रिएट करना है, तो DRR देखो 31 मार्च 2017 को इन्होंने 5 लाख बोल रखा है, वो क्रिएट कर दो। 2018 को इन्होंने 2 लाख बोल रखा है, वो क्रिएट कर दो। बाकी का जो बैलेंस बचाएगा 2019 को क्रिएट कर देना, ठीक है। फिर 2019 से ही इन्होंने क्या किया, अपने डिबेंचर्स को रिडीम करना स्टार्ट किया है ना। तो 2019 से इन्होंने जो अपने डिबेंचर्स रिडीम किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रीज को पा दोगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब आप अमाउंट पाओगे तो आप कैसे पाओगे, जैसे यहाँ पे तो हमने टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया था ना कि कितनी इंस्टॉलमेंट है उसमें। इसके अंदर आप अमाउंट को डिवाइड नहीं करोगे, इसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे 16,000 डिबेंचर्स दे रखे हैं आपको सबसे पहले, ठीक है। तो जो 16,000 डिबेंचर्स हैं उसको आप 100 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास,
16 लाख रुपए, ठीक है। तो अब ये जो 16 लाख रुपए है इसका आपने DRI क्रिएट करना है, तो इसका 15% क्रिएट करो और DRI में डाल दो, यहाँ पे डाल दो, और बाकी का जो 16 लाख रुपए पूरा पूरा है वो डिबेंचर होल्डर में डाल दो, सिंपल। उसके बाद जो नेक्स्ट साल की एंट्री आएगी आपकी, उसके अंदर भी आपने ऐसे ही करना है, जो 16,000 की है उसके अंदर सेम एंट्री डाल देनी है। फिर आपके पास आ जाते हैं 8,000, तो 8,000 के डिबेंचर्स भी ऐसे ही करने, जो 8 लाख पूरे आएंगे वो इसके अंदर डाल देना, और बाकी के जो आपके 8 लाख का 15% आएगा वो आप DRI में डाल देना। अब इसके अंदर एक नई चीज़ है, वो ये है कि आपके पास प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, जो आप यहाँ पर दिखाओगे। कहाँ पे? यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिखाओगे वो कैसे दिखाओगे? 16,000 के ऊपर 5%, ठीक है। देखो 5 रुपये आपके पास, ठीक है, तो 16,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 16,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 80,000 रुपये आ जाएगा। तो 80,000 जो आपका प्रीमियम होगा उसको यहाँ पे लिख के, आपको पता ही है एंट्री किस तरीके से डालनी है, ठीक है। बस मेरा बताने का इतना सा मोटिव था कि आपका जो प्रीमियम है वो 5% का है, वो टोटल सारे डिबेंचर्स के ऊपर है। तो आप हर एक डिबेंचर के ऊपर क्या करोगे, अपना जो प्रीमियम है 5 रुपये का प्रीमियम है, 5 को जितने डिबेंचर्स है 16,000 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8,000 तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे ऐड करके डाल देना। बस इतना तो खुद से कर सकते हो, इतना मैंने समझा दिया, ठीक है। हिंट मैंने दे दिया, 16,000 डिबेंचर्स है, उसको टोटल अमाउंट जो होगी वो आप डिबेंचर होल्डर में डालोगे, और बाकी का जो 15% है वो आप DRI में डालोगे, ठीक है। और DRR इसके अंदर कितना क्रिएट होगा? 40 लाख का कितना? 10%, 4 लाख रुपए। 4 लाख का DRR है, 40 लाख का ना 40 लाख नहीं है, 40 लाख है, ठीक है। 40 लाख, ठीक है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, 4 लाख का वो क्रिएट होगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये गलती है, वहां पे जो 5 लाख दे रखा है ना, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर DRR ₹5 लाख, वहां पे 5 लाख नहीं, वहां पे 1 लाख आएगा, ठीक है। 1 लाख का DRR हमने ट्रांसफर करना, 5 लाख का नहीं, ओके। तो इसलिए वहां पे 5 लाख को काट के 1 लाख लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बाद में बच्चे मुझसे पूछेंगे गलती हो रहा है मैम, हो नहीं रहा, हमसे हो नहीं रहा, तो गलत दिया हुआ है क्वेश्चन बुक के अंदर, वहां पे 1 लाख आएगा, तो 1 लाख लिख लो, ठीक है। अब मैंने समझा दिए वाले क्वेश्चंस, अब आप खुद ट्राई करोगे इन क्वेश्चंस को। देखो ड्रॉ ऑफ लोट्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके आने के चांसेस कम भी नहीं है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं आए हैं, तो इस बार आने के चांसेस हो सकते हैं कि शायद आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन अब नहीं आए हैं, पिछले 5-6 अटेम्प्ट से तो नहीं आए हैं, तो इस बार ये वाला क्वेश्चन शायद आ सकता है, ठीक है। बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं आगे पीछे कैसे एंट्री करनी है। बुक के अंदर जैसे भी दियो आपको, जैसे जिस पैटर्न से मैंने एंट्री करवाई है उसी पैटर्न से आप एग्जाम के अंदर एंट्री करके आओगे, ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो होगा NPO। तो जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। इसको अच्छे से कर लेना, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगे मुझसे पूछ लेना।